हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग रिकॉल करते हैं, पुराना याद करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर होती है, तो सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको सेल वॉल बोला जाता है, और सेल वॉल के अंदर वाली जो कवरिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ और भी बोला जाता है, तो बिल्कुल बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम एक और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। ठीक, तो दो नाम हो गए, एक सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। अगर सेल मेम्ब्रेन है वो किस साइंटिस्ट ने नाम दिया है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नागेली। उन्होंने एक नाम दिया था, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला था, सेल मेम्ब्रेन बोला था। जबकि प्लाज्मा लेमा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है प्लो, तो उन्होंने बोला था। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस में प्रेजेंट होती है, कौन कौन से सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होती है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है। और यूकैरियोटिक सेल हमारी कौन कौन सी होती है, फंगस हो गया हमारा, एनिमल सेल हो गई, और प्लांट सेल्स भी हो गई हमारी। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, आखिर वो होती कैसी है। तो क्या होता है, वो सेल ऑर्गेनेल्स को कवर करती है, तो एक्सटर्नली कवरिंग होती है। अच्छा, उसकी थिकनेस कैसी होती, तो मतलब वो कैसी होती है, थिन होती है, और वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटर्नली कवरिंग भी होती है, थिन होती है, और क्या होती है हमारी, ट्रांसपेरेंट होती है। प्लस अगर कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से भी रैप्चर होती है तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है, मतलब कि अपने आप को दोबारा बना लेती है, तो इसमें रीजनरेटिव भी होती है। अगली बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो होता है सेमी परमिएबल। तो एक सेल ऑर्गेनेल्स जो हम लोग देखते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि ये लेयर जो कैसी होती है, हमारी सेमी परमिएबल होती है। अभी हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ये सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन जो होता है वो हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो अभी मैंने आपको बताया था ये एक्सटर्नली कवरिंग होती है, इसके मतलब किसको कवर करेगी, तो कवर करेगी किसको, सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करती है, कवर करती है। प्लस इसका एक मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज करना, या फिर क्या करना, रेगुलेट करना, किसको, मटेरियल्स को। तो एक्सचेंज करती है या रेगुलेट करती है मटेरियल को। कहाँ से कहाँ तक रेगुलेट करेगी, तो साइटोप्लाज्म से रेगुलेट करती है और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में। अब इसका हम लोग मतलब समझते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी क्या है, सेल वॉल है। इसके अंदर अगर मान लो कोई भी एक मटेरियल है जिसको साइटोप्लाज्म से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाना है, या फिर कोई ऐसा मटेरियल है जिसको बाहर से कहाँ जाना है, अंदर की तरफ जाना है, तो अंदर और बाहर जाने के लिए जो मेन वर्क करती है, जो लेयर वर्क करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एक्सचेंज करती है और रेगुलेट करती है किसको, मटेरियल्स को, कि वो अंदर जाएगा बाहर जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, तो साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब यहीं पर हम बात करेंगे सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल क्यों होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करती है, अंदर और बाहर मटेरियल्स के आने और जाने को ध्यान रखती है, लेकिन ये सब चीज़ को अंदर बाहर जाने दे ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर सारी चीज़ें अंदर बाहर आसानी से चली जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं तो सेमी परमिएबिलिटी के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को आसानी से, ये मॉलिक्यूल CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आराम से अंदर जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आराम से अंदर जा सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आराम से बाहर आ सकते हैं। ये किस कारण होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी परमिएबल होती है, तो यहाँ पर आसानी से डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आसानी
आसानी से अंदर और बाहर आ सकते हैं। लेकिन क्या ये जो मेम्ब्रेन होती है सभी चीज़ों को अंदर बाहर आसानी से नहीं आने देती। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को छोड़कर अगर मान लो ग्लूकोज को सेल के अंदर आना है और सेल किसी सेल ऑर्गेनेल तक पहुंचना है, तो इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होगा या कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो ग्लूकोज को लेकर जाएगी। कभी भी ये नहीं है कि ग्लूकोज आसानी से अंदर चला जाएगा, कभी नहीं पहुंच सकता है। इसके लिए यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई चीज़ होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसको पकड़कर अंदर की तरफ लेकर आती हैं। ठीक, उसके बाद में अगर वाटर को यहाँ पर अंदर जाना है तो वाटर के जाने के लिए हम लोग कभी भी डिफ्यूज़न का यूज़ नहीं करते हैं। वाटर हमेशा जिस प्रोसेस के द्वारा सेल के अंदर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, अब अगर आगे की बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है इसको जानने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी होती है ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ये जानने के लिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है और किसकी बनी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। लिपिड कितना परसेंट होता है, तो लिपिड होता है 40%, प्रोटीन्स होते हैं कितने 55% और कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं 5%। तो टोटल मिला के कितना हो गया हमारा 100% हो गया। तो 100% में लिपिड प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद हमारा लिपिड होता है और देन हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए सबसे बेस्ट जो मॉडल दिए गए थे वो सबसे बेस्ट मॉडल हमारा फ्लड मोज़ेइक मॉडल है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मॉडल्स दिए गए थे, लेकिन ये मॉडल्स जो है वो कैसे किसकी हेल्प से दिए गए थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिए गए थे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल्ड जानने के लिए हम लोगों ने किसका यूज़ किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था, जिसके आधार पर 3 मॉडल दिए गए थे। सबसे पहला मॉडल जो होता है सैंडविच मॉडल होता है, उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है और लास्ट में हमारा कौन सा होता है, फ्लड मोज़ेइक मॉडल होता है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है या फिर जिसको साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया था वो हमारा कौन सा मॉडल है, फ्लड मोज़ेइक मॉडल होता है। अब अगर फ्लड मोज़ेइक मॉडल की बात करते हैं तो फ्लड मोज़ेइक मॉडल जो है वो किसने दिया था, मेन क्वेश्चन ये आता है। तो फ्लड मोज़ेइक मॉडल जो है वो सिग्नर और निकोलसन ने दिया था। कब दिया था, 1972 में दिया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर के लिए सबसे बेस्ट मॉडल हमारा कौन सा होता है, फ्लड मोज़ेइक मॉडल। किसने दिया था, सिग्नर और निकोलसन ने दिया था। कब दिया था, 1972 में दिया था। उसमें उन्होंने 2 बातें सबसे इम्पॉर्टेंट बोली थी। एक लाइन ये है, ये डायरेक्ट भी पूछी जाती है कि ये किस मॉडल से रिलेटेड है, तो ये हमारी फ्लड मोज़ेइक मॉडल से रिलेटेड है, जहाँ पर ये बताया गया था कि लिपिड को उन्होंने क्या माना था, सी माना था, और सी के अंदर एक आइसबर्ग के रूप में कौन प्रेजेंट होती है, प्रोटीन। तो प्रोटीन आइसबर्ग के रूप में प्रेजेंट होती है किसमें, सी ऑफ लिपिड में प्रेजेंट होती है। अभी इसकी इस लाइन के बारे में हम लोग इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्होंने इस मॉडल में क्या बताया गया कि जो लिपिड होती है वो हमेशा 2 लेयर के रूप में अरेंज होते हैं। जो मतलब लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 लेयर में अरेंज होते हैं, इसीलिए लिपिड की कैसी लेयर पाई जाती है, बाई लेयर पाई जाती है। जैसे अगर हम देखते हैं तो एक ये लिपिड की लेयर है और दूसरी ये लिपिड की लेयर है। तो पहली लेयर और दूसरी लेयर, तो लिपिड की कितनी लेयर्स हो गई, 2 लेयर्स हो गई। दोनों के भी अगर हम बात करें, उसके अलावा लिपिड प्रेजेंट हो गया, उसके अलावा क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पर 2 टाइप की होती है, एक इंट्रिंसिक होती है और एक कैसी होती है, एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इन, मतलब कि बिल्कुल लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई होगी, और एक्सट्रिंसिक मतलब लिपिड की मेम्ब्रेन के बाहर होगी। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, जैसे अगर हम ये वाली प्रोटीन की बात करते हैं तो ये हमारी जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जबकि ये प्रोटीन की बात करें तो ये हमारी कैसी हो गई, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गई। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो बीच में भी लगी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रोटीन्स नहीं लगी रहती हो, लगी रहती हैं, क्योंकि ये 2D मॉडल है। इसमें हम आपको केवल और केवल अपर साइड और मिडिल में जो होती है वो प्रोटीन्स के बारे में बता सकते हैं।
लिपिड की जो बाइलेयर होती है, अगर हम बात करें तो लिपिड की जो बाइलेयर होती है वो तो लिपिड के मॉलिक्यूल दो पार्ट से मिलकर बनते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसका हेड पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है टेल होता है। हेड वाला जो पार्ट होता है ये इसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स को लविंग करता है। और जो टेल पोर्शन होता है ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। तो एमसीक्यूज में बहुत बार ये पूछा जाता है फ्लड मोज़ाइक मॉडल के अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हेड रीजन हाइड्रोफिलिक होता है या फिर हाइड्रोफोबिक होता है, तो आपका आंसर डायरेक्ट रहेगा हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि टेल रीजन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। अगर हम अब इस डायग्राम की हेल्प से बात करते हैं तो इस डायग्राम की हेल्प से अगर हम बात करें तो अगर हम देखते हैं तो सेमी परमेबिलिटी के बारे में देखते हैं। मान लो ये एक लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट जो है वो एंटर कर जाएंगी और डायरेक्ट एंटर कर जाएंगी किस प्रोसेस के द्वारा, तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस के द्वारा। अब बात करेंगे डिफ्यूज़न की, तो डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में, ट्रांसफर डिटेल्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो टाइप से करती है, एक एक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है, पैसिव होता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें तो पैसिव प्रोसेस जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, डाउन हिल होती है, और एक्टिव प्रोसेस हमेशा कैसी होती है, अप हिल होगी। एक्टिव प्रोसेस में हमेशा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो रिक्वायरमेंट होगी किसकी, एटीपी की। और एटीपी जैसा कि हम जानते हैं ये कैसा, अगर हम बात करें तो ये इसके किसकी फॉर्म में होता है, एनर्जी की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि पैसिव के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के अंदर जाना है तो उसको दो ही मेथड से जा सकता है, या तो वो एक्टिव मेथड से जाएगा या फिर वो कैसे मेथड से जाएगा, पैसिव मेथड से जाएगा। अगर वो एक्टिव से जाएगा तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको हेल्प चाहिए होगी कि यहाँ से कोई उस चीज़ उसको उठाकर यहाँ तक पहुँचा दे। जबकि पैसिव के अंदर कभी भी डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक कोई भी चीज़ पहुँची जा सकती है। अब डायरेक्टली कैसे पहुँचेगी, हमेशा ये कहाँ से जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो यहाँ से ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, अंदर की तरफ चले जाएंगे। और जब कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। और ये मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, पैसिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, डाउनहिल रिएक्शन होती है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि यहाँ पर किसी और मॉलिक्यूल्स को जाना है और ज़बरदस्ती हम भेजेंगे तो वो कौन सा मेथड होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।